प्यारे दोस्तों, वडोदरा से माँ हरीश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। इसके पहले के प्रवचन में मैं बोल चुकी हूँ, हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, हर घर तिरंगा। और इस कार्यक्रम से मुझे लगता है कि बच्चों में जागृति आएगी और बच्चे जब जवान होंगे तब भारत को बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि सोच शुरू करनी चाहिए व्यक्ति में। तो बच्चे में सोच शुरू होगी, माँ बाप को जवाब देने पड़ेगा, तिरंगा क्या है समझाना पड़ेगा। और मैं माता पिता से विनती करती हूँ कि आप अवॉइड मत करना उनके क्वेश्चंस को, आप बच्चों को इग्नोर मत करना, जितना पॉसिबल है उतना उसे समझाना। खैर, इस विषय पर मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन कुछ और बातें करनी है मुझे। आजादी तो मिल गई हमको, लेकिन आजादी के बाद फिर वन बाय वन जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है तो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लोको नो लोको द्वारा लोको वडे चालतु राज्य। मतलब डेमोक्रेसी में रूल ऐसे हैं कि हम ही तय करें कि हमारा नेता कौन है। और मैं देखती आई हूँ 60 साल से कि लोग ही तय करेंगे कि ये हमारा नेता होगा। तय कैसे करेंगे? वोट। वो एक डायलॉग है ना, साला एक मच्छर आदमी को। वैसे एक वोट किसी को भी प्रधान बना देता है। मुझे ये कहना है दोस्तों कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्म। 60 साल से मैं देखती आई हूँ कि जब भी इलेक्शन आता है तब वोटिंग के लिए सब जाते हैं, खुद सिलेक्ट करते हैं अपने नेता को, और 10 साल के बाद यही जिन लोगों ने वोट दिया था वही लोग फिर उसे जूते का हार भी पहनाते हैं, कहीं उसका स्टेचू जलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इस तरह से अपना आक्रोश निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है ये समझना पड़ेगा। इसलिए होता है कि प्रजा को हमने बड़े बड़े वचन दिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम धाड़ मार देंगे, मंगल का ग्रह धरती पर ले आएंगे तो भी धरती को कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े प्रॉमिस किए हमने मतलब हमारे सिलेक्ट किए हुए लोगों ने। फिर प्रजा अपेक्षा रखकर बैठी थी कि प्रजा के दिमाग में तो हमने अब्राहम लिंकन का विचार, डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो तो बचपन से डाल दी है। तो प्रजा को होता है कि हमारा इलेक्ट किया हुआ नेता होगा तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। लेकिन सिचुएशन ये हो रही है कि डे बाय डे वर्स्ट टू वर्स्ट होती जा रही है। लोगों की जो स्थिति है वो, तिरंगा तो हम जरूर फहराएंगे। अरे मैं तो कहती हूँ कि 3 दिन क्या बहुत खर्चा होता है, 12 महीना एक तिरंगा फरके तो क्या फर्क पड़ता है। 2-5 हजार रुपए के कपड़े तो ऐसे ही खरीद लेते हैं हमारी युवतियां। तो एक छोटा सा झंडा, हम हर घर मंदिर है हमारा। मैं तो ये कहती हूँ, मेरी फिलसफी तो ये है कि मंदिर में जाने वालों तुम खुद भी तो एक मंदिर हो। मंदिर में जाने वालों तुम खुद भी तो एक मंदिर हो। पत्थर में बैठा है प्रभु तो तुम तो कितने सुंदर हो। खैर छोड़ो, मूल विषय की ओर आओ। हर घर मंदिर है, मैं ये कहती हूँ। और ये घर प्रेम का मंदिर होना चाहिए, भाव का मंदिर होना चाहिए, ब्रदरहुड का मंदिर होना चाहिए, फैमिली में प्रेम होना चाहिए, और राष्ट्र प्रेम अनिवार्य होना चाहिए। तो ये मिशन उठाया है, वो मिशन कोई क्या एक नेता पूरा करेगा? कितना भी बड़ा हो, बड़ा प्रधान चाहे हो, वो मैदान में कहीं भी वो बैंड नहीं, कोई आर्मी नहीं, वो नजारा जो दिखते हैं सब अपना साहस दिखाते हैं हमारे जवान आसमान में प्लेन चलाकर, और काफी कुछ होता है। पॉम्प एंड प्रेजेंट के साथ जो झंडा लहराया जाता है लाल किले पर, तब जाकर उसका मजा होता है। बाकी लाल किले पर एक बड़ा प्रधान जाकर झंडा लेकर खड़ा रह जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा नहीं रहेगा मतलब। तो मैं कहती हूँ कि मिशन पूरा कौन करेगा? विचार दिया एक ने, या तो एक ने भी नहीं दिया होगा,
कुछ सुलझे हुए लोग भी होते हैं ना, सब साथ बैठे होंगे, चर्चा की होगी और आजादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहिए। 75 साल पूरी हो रही है तो ये एक बहुत अच्छा विचार बोया और उसका रिजल्ट भी हमको आने वाले 20 साल के बाद मिलेगा। आने वाले 20 साल के बाद आम का पेड़ तो देर से फल देता है। बबूल बहुत फूट निकले हैं, 4 और बबूल फूट निकले हैं। फिर से हमें थोड़ी बीज की रक्षा करनी होगी, अच्छे से बोना होगा, अच्छे से उसको खाद पानी देना होगा, तब जाकर ये भाव उग निकलेगा। राष्ट्र प्रेम का भाव तब जाकर उगेगा, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। खैर दोस्तों, मुझे बात कुछ और करनी है कि बड़े अरमानों के साथ प्रजा हमारे नेता को चुनती है और बाद में परिस्थितियां बदल जाती है, बिल्कुल परिस्थितियां उल्टी हो जाती है। बंदे का मानस यूटर्न ले लेती है, बिल्कुल जो वचन दी है उससे यूटर्न, इसमें आप समझ जाओ। खैर, मैं भारत की एक नागरिक हूं और मेरे अधिकार की वजह से आज मैं भारत सरकार को कुछ बात करना चाहती हूं, सीधी सोशल मीडिया के द्वारा। कोई ना कोई पहुंचाना, शेयर करना, ठीक लगे तो लाइक करना, लेकिन ये बात पहुंचनी चाहिए भारत सरकार के कान तक, क्योंकि बहुत आवाज होगी 15 अगस्त को तो कहां से पहुंचेगी आवाज, हंगामा ही इतना होगा। लेकिन बाद में पहुंचाना, कोई ना कोई बंदा आप पहुंचाना जरूर। खैर, मुझे कुछ कहना है, मेरा अधिकार, मेरे अधिकार से कह रही हूं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बड़ी धर्मसत्ता हूं, बहुत थोप दिया धर्मसत्ताओं ने भी ना। मैं एक भारत की पढ़ी लिखी एक जागृत नागरिक हूं। लाखों लोग मुझे प्रेम करते हैं, हजारों लोगों का ये फेसबुक में उन सब में लाइक आता है, कमेंट्स करते हैं और इतनी अच्छी कमेंट्स करते हैं कि मुझे लगता है कि ना, ऐसा नहीं है कि सीताराम राधेश्याम ही पीटना पड़ेगा, ना ना, क्रांतिकारी प्रवचन सुनने के लिए भी लोग तैयार है भारत में, कोई देना चाहिए, कोई देना चाहिए। खैर, रामचरितमानस की एक चौपाई से शुरू करते हैं। जितने भी लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, एक साधारण कार्यकर से लेकर प्रधान तक, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो या एक साधारण कार्यकर्ता हो, मुझे बात कहनी है। एक चौपाई से आरंभ करूंगी मैं। याद रखे कि अगर आपको टिके रहना है, क्योंकि आपने स्टार्ट किया तब आपने घोषणा की थी कि हमको तो समाज सेवा करनी है, तो उससे फिर मुंह नहीं फेर लेना, यू टर्न नहीं हो जाना चाहिए। समाज सेवा के बदले शोषण नहीं शुरू हो जाना चाहिए। तुलसी का आधार लेकर कहते हैं, मुझे चैलेंज कर भी दोगे आप, मैं मर जाऊंगी, बाद में मेरी बात शायद लोग कहेंगे बहुत अच्छा कह रही थी, सच कह रही थी। तुलसी को भी बाद में ही माना, जीते जी तो बहुत दुख दिया। ये तो भारत की परंपरा है मुर्दों को पूजने की, छोड़ो। लेकिन कुछ है दमदार लोग जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएशन की बहुत जरूरत होती है बंदे को, बाकी मुर्दे को सामने बोलने का कोई मतलब नहीं। तो चौपाई है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्म। कोई राज्य सत्ता पर बैठता है, लेकिन जो नीति नहीं होती उसमें, एथिक्स नहीं होते, जो फंडामेंटल पॉजिटिव प्रिंसिपल्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं जीता है, राजनीति बिनु कोई शास्त्र अनीति नहीं सिखाता है। भारत का पूरा बंधारण पढ़ो, उसे भी मैं शास्त्र ही कहती हूँ। ये राष्ट्र का एक राजकीय ग्रंथ है। जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वैसे राष्ट्रीय ग्रंथ है। 15 अगस्त ये राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है, नवरात्रि धार्मिक पर्व है।
तो मैं ये कहती हूं कि बंधारण में ऐसा नहीं लिखा होगा कि करप्शन करो। मैंने पूरा बंधारण नहीं पढ़ा है, पूरा पढ़ती नहीं, बीच बीच में से पन्ने उलट कर देख लेती हूँ ये क्या समझने जैसा है, क्या पढ़ने जैसा है। तो कोई बंधारण में नहीं लिखा होगा करप्शन करो, लिखा होगा बेटा? कोई बंधारण में ये नहीं लिखा होगा कि अनीति करो, कोई बंधारण में ये नहीं लिखा होगा कि प्रजा का शोषण करो, कोई बंधारण में ये नहीं लिखा होगा कि लोगों पर टैक्स पे टैक्स पे टैक्स पे टैक्स पे टैक्स पे टैक्स डालते जाओ और कुर्सी पर बैठा है मौज करते जाओ। लाल बहादुर शास्त्री के पास से कुछ तो सीखो। मुझे याद आ रहा है बरसों पहले सोमनाथ मंदिर का एक बहुत बड़ा फंक्शन था, बरसों पहले। बाबूभाई जसभाई पटेल तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे। इनविटेशन दिया था उनको, गुजरात का सीएम आ रहा है सोमनाथ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। लोग इंतजार करें कहाँ से आएंगे, इधर से आएंगे, कहाँ से गाड़ी होगी, क्या होगा, लोग कैसे होंगे, इसके साथ कितने लोग होंगे, व्यवस्था करने वाले कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबूभाई जसभाई पटेल सिंपल कुर्ता, सफेद धोती और कंधे पर एक छोटा सा झोला, कहां से आकर सभा में कब बैठ गए पता भी नहीं चला। फिर पता चला अरे तो सीएम आकर बैठ गए। बात है कि नहीं सोचने लायक। आज क्या स्थिति है? खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिकदान, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। पीड़ा होती है वो बोलता है। इस समाज में 3 वर्ग है। अब तो क्लास सिस्टम आ गई, कास्ट सिस्टम खत्म हो गई, बिल्कुल हो रही है, थोड़ी बहुत बची। तो जिनके पास बहुत पैसे हैं, अनगिनत पैसे, उनको तो कोई जरूरत नहीं है। इतने पैसे वाले लोग हैं कि भारत के खाली 10 लोग पर पूरी सरकार चल जाए, खाली 10 लोग, तो उनको तो कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनका कर्जा भी माफ हो जाता है बैंक का, करोड़ों का। इलेक्शन फंड भी लोग ज्यादा दे सकते हैं। हमारे जैसे पास कोई आएगा इलेक्शन फंड लेकर, हम देंगे क्या? हम क्या देंगे? हम कहेंगे सत्संग दें, हम आधा घंटा सुनाओ, करोड़ों से भी मूल्यवान है, लेकिन उसको नहीं चाहिए। पैसा बिन मात पुत को कपुत कहे, पैसा बिन बाप कहे बेटा दुखदाई है, पैसा बिन भाई बंद छवि समझान ले, पैसा बिन बहन कहे किसका तुम भाई है, पैसा बिन छोरू सगा छोड़कर जाते हैं, पैसा बिन पड़ोसी कहे बड़ा तुम गंवार है। कभी गंग कहे सुनो शाह अकबर, आज के जमाने में पैसे की बड़ाई है, सबसे बड़ा रुपया। बाप बड़ा ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया। ये परिस्थिति आज की है। तो एक वर्ग तो ये है कि जिसके पास इतने पैसे और इतना बिजनेस डेवलप किया हुआ है कि उसको कोई भी सरकार आए कोई फर्क पड़ता नहीं, लाइफ टाइम के लिए कोई चिंता नहीं, बाद में तो देखी जाएगी। राम और कृष्ण भी चले गए, उसकी सत्ता नहीं रही, तो धनवानों की बात तो कहाँ करें हम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ग है मिडिल क्लास। इसमें विभाजन कर दिया है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास मतलब मिडिल क्लास, मैं यही कहती हूँ। तीसरा वर्ग जो मिडिल क्लास है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खूब स्ट्रगल कर रहे हैं और जीवन जी रहे हैं, काट रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। और तीसरा वर्ग है जिसको कुछ नहीं करना है, जिसको कुछ नहीं करना है। सरकारी योजनाएं हमारे लिए एक के बाद एक आती है, हम वोट नहीं देंगे तो सरकार को हम तोड़ सकते हैं, इसलिए हमारे लिए नई नई योजना, अनाज दो, ये दो, वो दो, कुछ न कुछ इस तरह से उन लोगों को मिल जाता है कि अब उन लोगों के रक्त में उतर गया और उन लोगों को ये हो गया है कि हमको क्या टेंशन। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अनाज देती है सरकार,
तो नहीं पढ़ने वाले बच्चों को भी जबरदस्ती पढ़ाने के लोग ले जाते। मैंने नजरों के सामने देखा है, एग्जाम्पल है मेरे पास। और दो दो स्कूल में, तीन तीन स्कूल में बच्चों के नाम चलते हैं। अरे क्या बात करूं, लेकिन वो भ्रष्टाचार है, ये भी भ्रष्टाचार है, ये भी शोषण है। लेकिन उन लोगों ने एक ही बात तय कर ली है कि हमको तो सरकार देगी, हम कहाँ भूखे मर रहे हैं, सरकार की ओर से मिल रहा है, हराम की रोटी खाओ और रात को पोटली पीकर लुढ़क जाओ। ये हकीकत है। ये तीन वर्ग है हमारे। मुझे बात करनी है मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास बरसों से परेशान है। राजनीति भी नहीं। मेरे कुछ सवाल है भारत सरकार को, और सरकार मतलब एक बंदा नहीं, काफी एमएलए मिलते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं, ये सब मिलकर सरकार बनती है। और फिर भी सरकार तो कहलाती है लोगों की, सत्ता तो कहलाती है लोगों की। तो मुझे सबसे पहली बात ये करनी है कि मिडिल क्लास के बारे में क्यों सोचा नहीं जाता, नहीं सोचा जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है इतना। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगेगा। सोचो तो सही, मेहनत करके बंदा जितना कमाता है उन कमाई में से जो कैलकुलेट करते जाओ। मेरा गणित तो कच्चा है, लेकिन जो मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहा है, जो अपना महीने का बजट बनाता है और हर महीने 5-10 हजार कम पड़ जाते हैं, कर्जा करते हैं, ब्याज भरते हैं, सूदखोर लोग लाभ लेते हैं इस मिडिल क्लास का। तो मैं कहती हूँ कि मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट को ठोस कदम उठाने चाहिए। कुछ दिन के लिए ये उजाला, ये फलाना ढिनका चला दिया, गैस की बोतलें दे दी, बाद में गैस के भाव आज कितने बढ़ गए बोतल के। पैसा वाला तो 5 स्टार होटल में जाकर खाकर आ जाएगा, डकार तक नहीं लेगा, टेंशन ही नहीं उसको। लेकिन जिसके घर में बोतल खत्म हो गई है, वो खाएगा क्या, किस पर बनाएगा शाम को, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मैं कहती हूँ कुछ मेरी ओर से सवाल भी है और मांग भी है। और ये मेरी जो मांग है, ये मांग लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। सरकारी कोई योजना का लाभ मुझे नहीं चाहिए, साधु हूं, मुझे क्या, मैं लोगों के लिए बोल रही हूं। काफी लोगों ने मुझे कहा कि मां आप कुछ कहो तो कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, जीएसटी का जो प्रश्न है एक प्राण प्रश्न हो गया है, तो उस पर थोड़ा सोचना चाहिए। हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोई। मिडिल क्लास की स्थिति ये है कि जैसे चक्की में दाने पीस रहे, स्ट्रगल कर रहे वे लोग, उसके लिए थोड़ा सोचना चाहिए। मैं बात करना चाहती हूँ राजनीतिज्ञों से। अगर नीति जानने वाले सत्ताधीश है तो, बाकी अनीति वाले बंदे से तो क्या अपेक्षा ही करे। तुलसी ने कहा राजनीति बिनु, आप राज कर रहे हो, सत्ता में हो, लेकिन अगर नीति नहीं है तो लंबा नहीं टिकेगा। धन बिनु धर्मा, आप कितने भी धनाढ्य हो, लेकिन आप अच्छे रास्ते पर आपके धन का सदुपयोग नहीं करते हैं तो धन लंबा नहीं टिकेगा। 2-4 पीढ़ी में जैसे आ रहा। हरि समर्पे बिनु सत्कर्म, कोई सत्कर्म कर रहे हो लेकिन कृष्णार्पण मस्तु, अंत में हम बोलते हैं ये परमात्मा को अर्पण, ताकि मैं कर रहा हूं ऐसा अहंकार ना आए। रावण अच्छा था, ब्राह्मण था, विद्वान था, लेकिन मैं आया गया काम से। तो दोस्तों, मेरी विनंती है राजनेताओं से कि कल रक्षाबंधन है, भारत के जितने भी समझदार नेता है,
जिसके पास थोड़ा बहुत भी दिल है, होना चाहिए। दिल नहीं होता है उसके साथ तो बात करने की बात नहीं। एक बार एक बंदे को लेकर अस्पताल में गए, क्या हुआ? बोले दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने चेक करके कहा ये काम क्या करता है? बोले नेतागिरी करता है। तो कि वापस ले जाओ, उसे दिल का दौरा नहीं पड़ सकता है क्योंकि उसके पास दिल होता ही नहीं है। तो हम किसकी ट्रीटमेंट करें? दिल हो तो दिल की ट्रीटमेंट करें। तो हम ये नहीं कह रहे कि सब ऐसे हैं। मैंने प्राणवान सत्ताधीश भी देखे हैं, मैंने अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञों को भी देखा है, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ बदल रही है। तो जो ऊपर बैठे हैं उन लोगों को, कोई भी फिर हो, कोई भी पार्टी हो, मुझे कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करनी है, कोई भी पार्टी हो, उसमें सबसे ऊपर बैठे हैं, उसको केवल खुद का नहीं देखना है या कितने राष्ट्रों के साथ हाथ मिलाकर जर्नी करके आया राष्ट्र पूरे विश्व की, ये तो है उसकी ड्यूटी है, जाना चाहिए, रिलेशन रखने चाहिए और कंट्रीज से भी। कभी भी किसी की हेल्प लेनी पड़ती है हमको, करार होते एक दूसरे के साथ ये निभाने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मत जाओ, जरूर जाओ, बिल्कुल जाओ, भारत की इमेज इतनी अच्छी खड़ी करो कि दुनिया हमारा साथ देने के लिए तैयार हो। लेकिन दोस्तों मैं ये कहती हूँ कि फिर इतने ऊंचे मत उड़ने लगो कि नीचे के बंदे को आप देख ही ना पाओ, जो आस लेकर बैठा है, आशा लेकर बैठे आपसे कुछ, और आपके हाथ के नीचे जितने भी कार्य करता है, दिल्ली से लेकर भारत के छोटे छोटे गांव तक, उन कार्यकर्ताओं पर भी वॉच रख सको आप। ऐसे कुछ सिस्टम होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि कोई गांव का सरपंच करप्शन कर रहा है या परेशान कर रहा है लोगों को, या तो पुलिस को हफ्ते पहुंचाकर दारू की भट्टियां चला रहा है। ऐसा कुछ आपकी नजर में आए तो ऐसे लोगों को पार्टी में से सस्पेंड करनी चाहिए, और अगर सस्पेंड करना शुरू करे ना तो 50% निकल जाएंगे, कचरा साफ हो जाएगा। और हमारे पीएम तो सफाई योजना, सफाई की मुहिम चलाई थी, तो बहुत अच्छी सफाई कर सकते हैं, तो थोड़ी सफाई इस लेवल पर भी कर ले। मैं ये कहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, और बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं कि सही बात है। खैर छोड़ो, एक शेर याद आ रहा है, फुर्सत मुझे बहुत थी इस देश के लिए, फुर्सत मुझे बहुत थी इस देश के लिए, हालात क्या हो गई, फुर्सत मुझे बहुत, नवरोज बैठो तो हाँ, फुर्सत मुझे बहुत थी इस देश के लिए, मगर पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई, पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई, पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। पेट भर जाता है, फिर नींद आ जाती है, और फिर लोगों की याद नहीं आती है। फिर 5 साल में जागते बंदे, 5 साल तक कुंभकर्ण की निद्रा मौज कर लो, फिर इलेक्शन आता है, फिर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहन जी जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, क्या जय मोगल, जितने भी है ये सब ऐसे करेंगे आपके सामने कि आपको लगेगा कि हाँ चलो भाई ये कुछ हमारा भला करेगा। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आकर कुछ ऐसा करता जाता है कि प्रजा हताश और निराश होती जाती है, और जिस देश की प्रजा हताश हो जाती है उसकी स्वतंत्रता को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो राष्ट्र की प्रजा हताश नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र की प्रजा ओजस्वी, तेजस्वी, प्राणवान होनी चाहिए, तब जाके जरूरत पड़ गई तब राष्ट्र के लिए खून बहाए। बाकी तो कहेंगे कि मरे तो भले हम भी मरे, अभी भी जीने में क्या रखा है, कौन हमारी ओर देखता है, हमारी ओर देखता कौन है, जो होगा सो चलने दो, ये स्थिति हो जाएगी। और करोड़ों की प्रजा जब अवॉइड करेगी तब नेताओं का क्या होगा इसकी मुझे खास चिंता नहीं है, लेकिन भारत की जो स्वतंत्रता है उस पर दुश्मन राष्ट्र तराप मार सकते हैं, क्योंकि सुराग मिल जाता है ना उसको, एक कमजोर कड़ी मिल गई कि प्रजा निर्माल्य है, भारत पर कुछ भी करो वो तो सहन कर लेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ ये स्थिति फिर दोबारा आए। तब तो मतलब है कि आजादी का सुवर्ण महोत्सव मनाए, हम अमृत महोत्सव मनाए आजादी का, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो अमर हो जानी चाहिए हमारी स्वतंत्रता, इसलिए ये सब बोलती हूँ। और इस स्वतंत्रता को, अमरत्व प्रदान करने के लिए प्रजा को भी सजग रहना पड़ेगा और नेताओं को प्रजा के लिए सेवा में समर्पित रहना पड़ेगा। ये मेरी राय कहो तो राय,
सीधी डिमांड कहो तो डिमांड मेरी समाज की ओर से, और विनंती कहो तो विनंती। जो भाषा आप समझते हो ये भाषा में समझ लेना आप। दोस्तों, अंग्रेजों के समय में वाइसरॉय था, एक डिस्ट्रिक्ट में एक वाइसरॉय, ऐसा कुछ व्यवस्था थी। तो ये वाइसरॉय अत्याचार भी काफी करते थे, छोटे छोटे रजवाड़े थे, लेकिन अंग्रेजों की सत्ता आ गई जो, तो ये वाइसरॉय सबसे ऊपर कहलाता था। इसके संदर्भ में एक कवि ने लिखा है कि जब एक ही उल्लू काफी था, जब एक ही उल्लू काफी था गुलशन को उजड़ जाने के लिए। ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुल इसकी कहते हैं ना। तो जब एक ही उल्लू जो बगिया में आते हैं ना, तो चिड़ियाओं को खा जाते हैं। मैंने कल ये एक गजल लिखी है, ये सैयादों का शहर है, चिड़िया उड़ जाओ, यहाँ मौत का कहर है, चिड़िया उड़ जाओ, यहाँ मौत का कहर है, चिड़िया उड़ जाओ, कल ही लिखी है। तो दोस्तों, दुष्यंत कुमार की भी ये शायद मैं शायरी बोल रही हूँ कि जब एक ही उल्लू काफी था गुलशन को उजड़ जाने के लिए, जब एक ही उल्लू काफी था भारत रूपी गुलशन को उजड़ जाने के लिए, एक वाइसरॉय काफी था। तो आज क्या है, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, एक उल्लू आता है तो भी बगिया उजड़ जाती है। तो हर साख पर, हर डाली पर बैठा होगा उल्लू, तो सोचो क्या स्थिति होगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको भारत को उजाड़ना नहीं है। कम टू द पॉइंट, मिडिल क्लास की ओर में जा रही हूँ। अभी एक अग्निपथ योजना चली। पहले ये भी समझ लो कि मुझे कोई राजकीय क्षेत्र में जाने का मेरा हजारों जन्म में भी विचार मुझे नहीं आएगा, क्योंकि हमको परमात्मा ने बचपन से धर्म सत्ता सौंप दी है, जो सबसे ऊपर है हमारे शास्त्रों के अनुसार। हम 4 कदम नीचे उतरना नहीं चाहते, ऊपर चढ़ने की कोई अपेक्षा नहीं है। जहाँ है जैसे है वहाँ ठीक है। भाइयों माताओं, दूसरी बात, एक अग्निपथ योजना बाहर आई है, ऐसा मेरे ध्यान में 25-50 जवानों ने आकर मुझसे कहा, मेरे साथ एक के बाद एक जो मिलते, उसने मुझे बात की कि 4 साल की नौकरी मिलिट्री में जाना है और 4 साल तक तो उनको तनख्वाह मिलेगी, 4 साल के बाद नौकरी नहीं रहेगी और पेंशन भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यूज एंड थ्रो की बात हो गई। मेरा एक ही सवाल है, सरकार की योजना का विरोध मुझे नहीं है, या तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना पड़ेगा बेचारे हमारे नौजवानों को कि बाद में देखी जाएगी, चलो 4 साल तक तो पेट भरेगा, लेकिन पैसे के लिए जो मिलिट्री में जाएगा और फ्यूचर जिसको सेफ नहीं लगेगा अपना, मैं नहीं चाहती हूँ लड़ाई हो, लेकिन अगर लड़ाई हुई और 4 लाख बंदे 4 साल के बाद जिसके फ्यूचर का क्या होगा उसका पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कैसे जीवन जिएंगे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप, इसका पता नहीं है। तो दोस्तों जवाब दो कि अगर लड़ाई कोई हो गई छोटी मोटी, तो क्या ये 4 लाख बंदे जान की बाजी लगाए इस तरह से लड़ सकते हैं? क्योंकि वो बेचारे बनकर, लाचार बनकर, मजबूर होकर, विवश होकर मिलिट्री में गया है। जो अपना रक्त देने के लिए तैयार है, अपना सर देने के लिए तैयार है, सरहद पर गोलियां खाने के लिए तैयार है, माइनस में जहाँ टेम्परेचर होता है वहां रहने के लिए तैयार है, और कब किस कोने में से कहां से हमला हो जाए पता नहीं है। बीबी बच्चे घर पे हैं, बूढ़े माँ बाप है, और कोई साधन नहीं है उसके जीवन का, आजीविका का साधन नहीं है, तो वे बंदा तो लड़ेगा भी तो मजबूरी से ही लड़ेगा ना, मजबूरी से लड़ेगा। उसके मन में ये भाव नहीं आएगा कि एक बंदा 1 लाख को भारी पड़ेगा। गुरु गोविंद का जो बात है कि जब क्या है, जब चिड़िया को जब मैं बाज से लड़ाऊं तब गुरु गोविंद नाम कहाऊं, चिड़िया को बाज के साथ लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद से नाम कहाऊंगा। ये कब होता है कि जो युद्ध करने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए
हमारी संस्कृति को, माता बहन बेटियों को, हमारी इज्जत को, हमारे धर्म को बचाने के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं, उसको एटलीस्ट इतना तो फील होगा कि मैं रहूं या ना रहूं, भले मेरा बलिदान चढ़ जाए माँ भारती को, लेकिन मेरे परिवार की बाद में मुझे चिंता नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चों की मुझे चिंता नहीं है। मुझे ये जवाब दो, अग्निपथ साइड में रखो एक बार, ये जवाब मुझे दो कि एक सरपंच होता है, उसका पगार होता है, ठीक है, कहते हैं कि सेवा करते हैं समाज की, पैसे लेकर सेवा करते हैं, सेवा कैसे, मेरी तो समझ में नहीं आया। मैंने काफी ऑनर सर्विस दी है कई लोगों को, कई कई जगहों पर, अस्पतालों में भी, बचपन में सफेद वस्त्रों में, बहुत छोटी थी, महुआ में डॉक्टर सिद्धि थे, उसके साथ अस्पताल में मैं 1 साल ऑनर सर्विस देने जाती थी, 1 रुपया तक नहीं लिया, और तब मेरे पास चौवन्नी भी नहीं थी, लेकिन वो सेवा का एक आनंद होता है। सरपंच तो पगार लेते, छोड़ो। दूसरी बात, खाली मुझे जवाब चाहिए मेरे, और मुझे भी मत देना, पूरे समाज मांगता है ये जवाब, लेकिन कोई किसी की हिम्मत नहीं चलती है। दूसरी बात, एक एमएलए होता है, एमएलए 1 दिन के लिए भी एमएलए बना, केवल 1 दिन के लिए, तो उसे लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलता है, फिर भले वो सस्पेंड हो जाए, ये निकल जाए या कुछ भी करे, लेकिन 1 दिन के लिए भी, केवल 1 दिन के लिए जो एमएलए रहता है उसे लाइफ टाइम पेंशन, जो एसी में बैठता है, कुर्सियों में बैठता है, पान पड़ी की माँ बाप चबाते चबाते पैर फैलाकर बैठे, लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, और चारों ओर से इकट्ठा कर रहे हैं। सब ऐसे मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन ये है, साधारण आदमी तो मिल भी नहीं सकते एमएलए को, क्योंकि चमचे तैयार किए हुए होते हैं। छोड़ो, एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 दिन के लिए एमपी रहता है, खाली 1 दिन के लिए, तो उसको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलता है। जिसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस 5 साल में थोड़ा टाइम निकालो और नमस्ते नमस्ते कर लो, और ना बोलना मत सीखो, बस काम करो ना करो कोई चिंता नहीं, लेकिन ना मत बोलना। हाँ, हो जाएगा, अरे साहब को फोन कर देंगे, डायरेक्ट गांधीनगर, दिल्ली ही दिखा देते कुछ लोग, तो फिर साधारण बंदा बेचारे 1 बार 2 बार 3 बार और भूल जाता है। छोड़ो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, वो तो व्यक्तिगत आदमी में रूपांतरण हो या समाज पूरा जागृत हो तब हो पाएगा। और प्रजा जब तक स्वार्थी रहेगी, अपने मतलब के लिए अपना मतलब निकाल लो कैसा भी है, तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन 1 दिन के लिए एमएलए या एमपी हो, उसको लाइफ टाइम के लिए जो पेंशन मिलता है, तो हमारे भारत के नौजवान, वो ही आधार है, शक्तिमान है, लड़ सकते हैं, जिगरा है उन लोगों के पास, और सर खपाने के लिए जो तैयार है, तो उसको कुछ तो व्यवस्था होनी चाहिए, या तो परमानेंट जॉब दो उनको, तनख्वाह इस तरह से उसकी बढ़ाओ कि थोड़ा वो सेविंग कर पाए, और 60 साल तक तो बहुत हो जाएगा यार। मिलिट्री में तो 15 साल में तो फ्री हो जाता है बंदा, कि ये क्या आज क्या है ये मुझे पता नहीं है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि ये एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा, 4 लाख बंदों को जॉब मिले, ये तो मुझे बहुत खुश हुई इससे, लेकिन इसके बारे में सरकार को एक बार पुनर्विचारणा करनी चाहिए और कुछ अच्छा रास्ता निकालना चाहिए, तो भारत ज़्यादा सलामत रहेगा। और भारत सलामत रहा तब कुर्सियाँ सलामत रहेगी। भारत सलामत नहीं रहेगा तो कुर्सियाँ कहाँ से सलामत रहेगी। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। टीनू मीनू 2 बच्चे, टीनू और मीनू 2 बच्चे रास्ते में खेल रहे थे, और छोटा सा एक सुंदर पिल्ला था, कुत्ते का बच्चा, छोटा सा पिल्ला, उससे खेल रहे थे। तो टीनू बोले मैं घर ले जाऊंगा, मीनू बोले ना मेरे घर मैं ले जाऊंगा। तो एक नेताजी निकले,
अच्छी कोटी बोटी पहनी थी, फर्स्ट क्लास चश्मे वश्मे लगाए थे, और बोली बेटा क्यों झगड़ते हो, झगड़ा नहीं करते हैं। तो बोली, टीनू बोलता है मैं पिल्ला ले जाऊंगा, मैं कहता हूं मैं ले जाऊंगा। नेताजी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, आप कुछ रास्ता निकालो सोच समझ कर। तो बोले टीनू कि पहले पिल्ला मैं लाया हूं गली में से, मैंने देखा था, तो मैं उसको क्यों दूं। तो दूसरा बच्चा बोला कि वो झूठ बोल रहा है, पहले मैंने देखा था इसलिए मैं घर ले जाऊंगा। तब नेताजी ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलते, देखो मेरी जिंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो टीनू मीनू ने कहा तो पिल्ला आप ले जाइए, क्योंकि हमारे बीच में शर्त थी कि सबसे बड़ा झूठ जो बोलेगा वो पिल्ला ले जाएगा। बात ये है कि अब भरोसा करे तो भी कहां करे, कहां भरोसा करे। पिल्ले तक तो जो नहीं छोड़ते, बच्चों तक को जो नहीं छोड़ते, वो औरों को तो क्या छोड़ेंगे। तो एक साफ सफाई की जरूरत है थोड़ी। एक बार फिर से मैं पीएम जी से कहती हूँ कि एक बार फिर से सफाई अभियान हो जाए, और ये अलग तरीके से जरा हो सफाई अभियान। खैर, इस देश को दुश्मनों से नहीं, एक शेर याद आ रहा है। कल रक्षाबंधन है, बोलूंगी तो बिल्कुल कि बहन बड़ी होती है तो कान पकड़ सकती है, बहन साधु होती है तो डांटने का अधिकार है, क्योंकि ज्ञान में जाति और वय का बंधन नहीं होता। बच्चा भी ज्ञानी हो तो उसका स्वीकार किया है। सुखदेव जब सभा में आते हैं तब पिता के पिता भी खड़े हो जाते थे, वेदव्यास और पराशर दोनों खड़े होते थे। अष्टावक्र जनक महाराज खड़े होकर प्रणाम करते थे, स्वयं वैदेही विदेही जनक, और वैदेही को जिसने जन्म दिया, वैदेही के पिता। तो दोस्तों मुझे ये कहना है कि ये सारी बातों को आज समाज भूल गया है। ये सारी बातों को लगता है कि हमारे जो सत्ताधीश हैं ये भूल गए हैं। इसलिए मुझे एक अलग भाषा में आज बात करनी पड़ती है। आज मैं रामायण की बात करूं, सुखदेव की बात करूं, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, इतनी इफेक्ट नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा भले चोट पहुंचे थोड़ी बहुत। जो सोया है तो 2 बार बोले, 4 बार बोले, भाई उठ जाओ, भाई उठ जाओ। भाई नहीं उठता है तो फिर ठंडा पानी भी सर पे डालना पड़ता है। हो सकता है कि मेरी वाणी में पानी थोड़ा गर्म हो, थोड़ा गर्म, ज्यादा नहीं। खैर दोस्तों, इस देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा हो रहा है। इस देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा हो रहा है। खजानों को चोरों से नहीं, खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा हो रहा है। खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा हो रहा है। तो मुझे ये कहना है कि पहरेदार में कौन है गड़बड़ वाला, उनको बदलो, या उसको कह दो कि भाई तेरा जो काम है वॉच रखना, ध्यान रखना, सजग रहना, प्रहरी, सजग प्रहरी बनकर रहना, ये ड्यूटी ढंग से बजाना सीख, बाकी ये देश की जनता फेंक देगी। दोस्तों मुझे इतना ही कहना है कि हर घर तिरंगा, बिल्कुल हम तो बिल्कुल मनाएंगे, और इसलिए नहीं मनाएंगे कि सरकार ने कहा है, हम तो मना रहे हैं। कोई नहीं कहता था तब भी जब से स्वतंत्रता मिली तब से हम मना ही रहे हैं। हमारी सोसाइटी में भी यहाँ ध्वजवंदन होता है, वंदन होता है, ध्वजवंदन कहते हैं, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता का एक प्रतीक है। और पूरी भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत का सत्व, भारत का ज्ञान, जो कुछ भी है उसका सार हमारे ध्वज में मिलता है। तो ध्वज के बारे में बोल चुकी हूँ मैं, इस बारे में नहीं बोलना है। हम उत्सव तो जरूर मनाएंगे, लेकिन कल रक्षाबंधन है तो भाजपा हो, कांग्रेस हो, या कौन कौन सी पार्टी और होती है मुझे बताओ ना जरा। जो कुछ भी, मुझे, मैं हूं नहीं ना इसमें, इसलिए पता नहीं। बसपा हो, सपा हो, पता नहीं, जो कुछ भी पार्टियां हो, जितनी भी आप हो, हम हो, इन
इन सब सत्ताधीशों को मैं कहती हूँ, सब सत्ताधीशों को हाथ जोड़कर आपकी एक बहन की विनती है कि कान खुले रखकर थोड़ा समय निकालकर मेरे प्रवचन के कुछ अंश केवल सुन ले। और आप अगर सच में नेतृत्व करने वाले हो, सच में नीतिज्ञ हो, नीति को जानने वाले हो, तो मैं भारत की बेटी और आपकी बहन रक्षाबंधन के गिफ्ट मांग रही हूँ मैं पूरे भारत के लिए कि भारत के बच्चे बच्चे प्रसन्न होने चाहिए। भारत में बेकार लोगों को लायकात है, पात्रता है जिसकी, लेकिन बेकार है, ऐसे लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। उन लोगों की लाइफ की सेफ्टी, इकोनॉमिकल सेफ्टी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले, ये बहुत जरूरी है। और ज्यादातर परेशान तो माताएं होती है, क्योंकि घर माताओं को चलाना है। तो माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए आप कुछ ऐसे अच्छी गिफ्ट दे कि समाज के चेहरे पर, भारत की माता बहन बेटियों के चेहरे पर एक बार लाली आ जाए और आपको आशीर्वाद मिले। धन्यवाद, नमस्कार।